नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। रेन ही नहीं बल्कि एरियन, उसका पालतू जानवर स्पार्टन, माइकल और कई अन्य प्रतिभागी जो अभी भी होश में थे, उन्होंने अपने चारों ओर एक सूक्ष्म प्रतिरोध को पनपते हुए महसूस किया। यहाँ तक कि वह व्यक्ति जिसने पहले कभी किसी कृत्रिम दुनिया में कदम नहीं रखा हो, लेकिन जिसे थोड़ी बहुत जानकारी हो, वह भी तुरंत समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास इस जगह पर ज्यादा समय नहीं बचा था। ये थोड़ा तय समय से आगे चल रहा है, लेकिन कम से कम कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ, माइकल ने हल्के से मजाक करते हुए कहा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रेन ने उसकी ओर देखा और कुछ क्षण रुकने के बाद उसने भी मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान पहले से छोटी और कम बेफिक्र थी। ये भी पूरी तरह से सही नहीं था, रेन ने धीमी आवाज में कहा। उस दुष्ट आत्मा की साजिश के कारण इस लोक में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनकी आवाज स्थिर रही, लेकिन उनके शब्दों में निहित गंभीरता स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। माइकल चुप हो गया। उसने नजरें नहीं हटाई, लेकिन उसकी निगाहें थोड़ी और तीखी हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है, उसने अंत में कहा। उसने धीरे से सांस छोड़ी। माइकल ने शांत भाव से कहा, जब तक हम जीवित हैं तब तक सब ठीक है। यह उदासीनता नहीं थी, यह व्यवहारिकता थी। मृतकों की अब मदद नहीं की जा सकती थी। जीवितों के पास अभी भी आगे बढ़ने का रास्ता था। रेन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर सिर हिलाया। तुम सही हो। उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता का भाव सरल और सीधा था। न तो कोई नाटकीय प्रणाम था और न ही कोई बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया प्रदर्शन, बस सच्ची ईमानदारी थी। रेन ने माइकल से उस आंकड़े के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उसने यह नहीं पूछा कि असल में क्या हुआ था। वह समझता था कि अगर माइकल समझाना चाहता तो अब तक समझा चुका होता। अगर नहीं तो जोर देने से मामला और उलझ जाता। भरोसे के लिए हमेशा जवाब की जरूरत नहीं होती। रेन ने बेहोश राजकुमार को अपने कंधे पर संभाला, क्योंकि उनके चारों ओर अस्वीकृति की शक्ति तीव्र हो गई थी। उन्होंने कहा, मुझे आपका और समय नहीं लेना चाहिए। लगता है हमें वैसे भी बाहर निकाला जा रहा है। उन दोनों के चारों ओर एक धुंधली सी विकृति छा गई, और जैसे ही निष्कासन शुरू हुआ, हल्की रोशनी ने उनकी आकृतियों को रेखांकित कर दिया। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। अभी नहीं, उसने शांत भाव से कहा। रेन कुछ देर रुका। माइकल की निगाहें पल भर के लिए दूर की ओर घूमी। मुझे अभी वापस जाना है, उसने आगे कहा। एरियन वहीं कहीं है, और उसके मरे हुए लोग। माइकल ने मन ही मन चुपचाप जोड़ा। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस प्रक्रिया को पूरा होने नहीं दिया। उनकी शक्ति ने उन्हें सूक्ष्मता से वहीं स्थिर कर दिया, जिससे वे कुछ क्षण और खिंचाव का विरोध कर सके। रेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी हम बाहर तो मिलने ही वाले हैं ना। माइकल ने धीमी सी आह भरी। शायद। वे थोड़ी देर के लिए हंसे। रेन के चारों ओर प्रकाश तीव्र हो गया, जिससे वह और राजकुमार एक कोकून की तरह घिर गए और अंतरिक्ष में हिंसक रूप से विकृति आ गई। फिर यह रुक गया। प्रकाश एक बार झिलमिलाया और गायब हो गया। रेन की मुस्कान सबसे पहले फीकी पड़ गई। विकृति ध्वस्त हो गई। हवा एक हल्की सी कंपन के साथ वापस अपनी जगह पर आ गई। निष्कासन की रूपरेखा धुंध की तरह गायब हो गई। फिर भी दबाव बना रहा, बल्कि अब और भी अधिक। ये सामान्य बात नहीं है, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें धीरे धीरे आसमान की ओर उठीं। वह जगत अब भी उन्हें अस्वीकार कर रहा था। उनके अस्तित्व के विरुद्ध काम करने वाली शक्ति कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था। इसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी, कोई चीज बाधा उत्पन्न कर रही थी। रेन ने राजकुमार पर अपनी पकड़ मजबूत की। क्या मुझे निष्कासित नहीं कर देना चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें करना चाहिए, माइकल ने शांत लेकिन भावहीन आवाज में जवाब दिया। उस राज्य ने अपना स्वामी खो दिया था। उसकी आंतरिक व्यवस्था विदेशी उपस्थिति को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वह असफल रही। कुछ तो गड़बड़ थी। रेन का जबड़ा कस गया। इस समय उसे अपने गुरु की सलाह मानकर यहाँ आने पर पछतावा होने लगा था। तो इसे कौन रोक रहा है? माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन सावधान रहना। रेन की निगाहें तेज हो गईं। किस बात से सावधान? कुछ भी हो सकता है, माइकल ने जवाब दिया। अगर यह राज्य हमें अस्वीकार कर रहा है लेकिन हमें निष्कासित नहीं कर सकता, तो कोई चीज नियमों का उल्लंघन कर रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से वह आया था, फिर वापस रेन के चेहरे की ओर देखा। अगर हो सके तो अपने बाकी साथियों से मिलो और उनका हालचाल पूछो, माइकल ने कहा। या फिर यही मेरा इंतजार करो। दोनों ही हालत में बिना वजह इधर उधर मत भटको। रेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए इस पर विचार किया। फिर उसने सिर हिलाया। बेहतर होगा कि मैं उनकी जांच कर लूं। राजकुमार और मैं थोड़ी देर पहले उनके पास से गुजरे थे। अगर मैं अपने रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस जाऊं तो मुझे वे मिल जाएंगे। माइकल ने कोई बहस नहीं की। उसने बस हल्के से सिर हिलाया। अच्छा, जोखिम मत लेना। रेन ने बेहोश राजकुमार को अपने कंधे पर संभाला, फिर माइकल को एक छोटी सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, आपको भी सुरक्षित रहना चाहिए। इससे पहले कि माइकल जवाब दे पाता, रेन मुड़ा और तेजी से भाग गया। माइकल ने एक गहरी सांस ली। उसके विचार एक अन्य व्यक्ति की ओर मुड़ गए। होगा। माइकल ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उम्मीद है वह ठीक होगा, उसने धीरे से कहा। फिर वह मुड़ा और विपरीत दिशा में तेजी से भाग निकला, उसी रास्ते पर चलने लगा जिस पर वह पहले चला था। उसे कुछ परिचित चेहरों को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह पहले भी उनके ऊपर से दौड़ चुका था, इसलिए उसने उन्हें वहीं पाया जहां उसे उम्मीद थी। फटी हुई जमीन पर 3 शव बिखरे पड़े थे। उनके टीम के साथी। वे कमजोर दिख रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनकी सांसें उथली थीं और उनकी शक्ति लगभग न के बराबर थी। लेकिन वे जीवित थे। माइकल ने समय बर्बाद नहीं किया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और उसे सावधानीपूर्वक उनके चारों ओर लपेट लिया, उन्हें भारीन पत्थरों की तरह जमीन से ऊपर उठा लिया और उन तीनों को अपने साथ खींचते हुए एरियन की ओर बढ़ गया।
जल्द ही माइकल उस जगह वापस आ गया जहां उसने एरियन को छोड़ा था। एरियन अभी भी वहीं थी जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। स्पार्टन सुरक्षात्मक भाव से उसके बगल में खड़ा था। माइकल के पास आते ही शेर की आल थोड़ी सी खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहचाना तनाव कम हो गया। एरियन ने ऊपर देखा, एक पल के लिए उसके चेहरे पर राहत के भाव झलक उठे। माइकल धीरे धीरे रुक गया। उसके पीछे बेहोश पड़े तीनों साथी नियंत्रित ऊर्जा के धागों से बंधे हुए हवा में तैर रहे थे। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उन्होंने स्पार्टन की ओर अपनी इच्छा का विस्तार किया। बिना किसी प्रतिरोध के वह मृतात्मा वापस भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत में खींच ली गई। स्थानांतरण सहज और मौन था, जिससे केवल उस स्थान पर हवा में एक हल्की सी लहर रह गई जहां वह खड़ा था। जब कोई अज्ञात चीज राज्य के नियमों में हस्तक्षेप कर रही थी, तब माइकल ने अपने मरे हुए सैनिकों को असुरक्षित छोड़ने को प्राथमिकता नहीं दी। स्पार्टन पर कब्जा हो जाने के बाद ही उसने अपना पूरा ध्यान एरियन पर केंद्रित किया। आप कैसे हैं? उसने शांत भाव से पूछा। एरियन ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, मानो वह इस बात की पुष्टि कर रही हो कि वह वास्तव में वहां मौजूद है। मैं। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई, फिर उसने संभल कर कहा, मैं कमजोर महसूस कर रही हूँ, लेकिन सामान्य हूँ। उसका हाथ अनायास ही उसकी छाती पर चला गया। वह रहस्यमय उपस्थिति चली गई है। माइकल ने ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन किया, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसके भीतर तक पहुंचते हुए। उसकी माना शक्ति कम हो गई थी, लेकिन स्थिर थी। उस पर पहले जो बाहरी प्रभाव था वह पूरी तरह से गायब हो गया था। निश्चित होने के लिए माइकल ने अभी भी उस पर अपनी सत्य दृष्टि का प्रयोग किया। इससे इसकी पुष्टि हो गई। अच्छा, माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। ये तो अपेक्षित था, उसने कहा। इस राज्य ने अपना स्वामी खो दिया है। उधार ली गई सुविधाएं अब फीकी पड़ रही हैं। एरियन की निगाह उसके पीछे तैरती हुई 3 आकृतियों पर पड़ी। तुमने उन्हें ढूंढ लिया, वे जीवित हैं, माइकल ने जवाब दिया। बस उनकी ऊर्जा खत्म हो गई है। एरियन ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके कंधों से तनाव दूर हो गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, सर माइक, भले ही जादू का असर खत्म हो गया हो, लेकिन स्किल ऑर्ब से प्राप्त ज्ञान अभी भी मेरे दिमाग में है। माइकल की निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। ज्ञान, उसने दोहराया। उसने धीरे से सिर हिलाया। ये बात उनके लिए बिल्कुल नई थी। माइकल ने स्वयं कभी भी कौशल गोले का उपयोग नहीं किया था। उसने जानबूझकर इससे परहेज किया था, इसलिए उसे इस बात का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था कि दायरे के पतन के बाद ये कैसे काम करता है। उसकी निगाहें थोड़ी और तीखी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है कि वह अभी भी वहीं है? हाँ, एरियन ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है। तकनीकों की संरचना, संचार के तरीके, यहाँ तक कि उनके पीछे का सिद्धांत भी। माइकल चुप हो गया, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है, उसने शांत भाव से कहा। एरियन ने उसकी ओर देखा। वह कौशल गोला संभवतः संचार माध्यम के रूप में कार्य करता था, स्रोत के रूप में नहीं, माइकल ने समझाया। हमने जो जादू महसूस किया वह शायद एक अस्थायी प्रवर्धन था, लेकिन ज्ञान सीधे आपकी चेतना में अंकित हो गया था। वह रुका। जब इस क्षेत्र ने अपना स्वामी खो दिया तो उधार ली गई सारी ऊर्जा वापस लौटने लगी। लेकिन सूचना अलग है। एक बार जब यह आपके मन में समाहित हो जाती है तो यह क्षेत्र इसे तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक कि वह विशेष रूप से इस ज्ञान को अपनी संरचना से न जोड़ दे। एरियन ने धीरे धीरे उसकी बातें समझी। तो अब यह मेरा है? संभवतः, माइकल ने उत्तर दिया। उसने सत्य की दृष्टि से उसका फिर से अध्ययन किया, जिससे ये पुष्टि हो गई कि उसके मन में कोई अनसुलझे विचार या छिपे हुए बंधन नहीं थे। कुछ भी असामान्य नहीं है, बस थकान। उन्होंने आगे कहा, यह सौभाग्य की बात है। कम से कम आपको इससे कुछ वास्तविक लाभ तो मिला। एरियन की उंगलियां उसकी आस्तीन पर थोड़ी कस गईं, उसकी आंखों में क्षण भर के लिए भाव झलक उठे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उनके आसपास की हवा फिर से विकृत हो गई। सर माइक, क्या हमें अब चलना चाहिए? एरियन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें उसे खोज रही थीं। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, उसने आगे कहा। ये लोग हमें निष्कासित करने की कोशिश कर रहा है। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी। मैंने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की है। मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसके शब्दों से ही माइकल समझ गया। रेन के विपरीत, उसने निष्कासन को उकसाने का प्रयास नहीं किया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने वह सवाल पूछा। कुछ देर सोचने के बाद माइकल आखिरकार बोला, विरोध करना बंद करो, उसने शांत भाव से कहा। इस क्षेत्र को छोड़ने की कोशिश करो। एरियन ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने मान लिया कि यह सिर्फ समय की बात है। अगर वह पहले निकल जाती तो उसे थोड़ी देर बाद माइकल बाहर दिख जाता। ठीक है, बिना किसी झिझक के उसने नीचे झुककर अपने पालतू जानवर को अपने करीब खींच लिया और उसकी पीठ पर तसल्ली भरा हाथ रखते हुए अपना प्रतिरोध कम कर दिया और उस क्षेत्र की निष्कासन शक्ति को अपना काम करने दिया। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। उसके शरीर के चारों ओर हल्की रोशनी जमा होने लगी। उसकी आकृति के किनारों पर विकृति के पतले धागे बनने लगे, मानो अंतरिक्ष ही उसे अपनी ओर खींचने लगा हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी माइकल को पहले से ही उम्मीद थी। प्रकाश तेज हो गया, फिर वह झिलमिला उठा और रुक गया। रेन की तरह ही निष्कासन अचानक ही ध्वस्त हो गया। विकृति ऐसे गायब हो गई मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। एरियन ने असमंजस में चारों ओर देखा, लेकिन माइकल को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से ही इस बात का संदेह था। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन असल में हो क्या रहा था? माइकल से काफी दूर 10 लोगों का एक समूह था। ये ब्लैक सरपेंट एम्पायर का समूह था। इस समय राजकुमार रूई जमीन पर बने जादुई घेरे को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने सेवक, उस जागृतकर्ता की ओर रुख किया जिसने माइकल को पहले ही पहचान लिया था। क्या आपको कुछ पता है कि क्या हुआ? रूई ने शांत भाव से पूछा। निर्धारित समय से पहले ये क्षेत्र बंद क्यों हो रहा है? परिचारक ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। हमें नहीं पता महाराज, उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन कम से कम हमने इसके शुरू होने से पहले अपनी तैयारियां पूरी कर लीं। राजकुमार रूई ने कुछ देर तक जादुई घेरे की अस्थिर चमक को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। अच्छा। फिर उनकी नज़र पास में खड़े टीम के अन्य 8 सदस्यों पर पड़ी। वे थके हुए थे और उनमें से कई अभी भी अपनी सांसों को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनकी इस हालत के बावजूद जैसे ही रूई की नज़र उन पर पड़ी, वे सभी 8 सीधे खड़े हो गए। आप सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, राजकुमार रूई ने शांत भाव से कहा। साम्राज्य आपके प्रयासों को याद रखेगा।
शब्द सरल थे, फिर भी उनका प्रभाव तत्काल हुआ। उन 8 व्यक्तियों ने तुरंत अपने सिर झुका लिए। साम्राज्य के लिए महामहिम की इच्छा ही हमारा कर्तव्य है। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। साम्राज्य की सेवा करना हमारा सम्मान है। अपनी वफादारी की घोषणा करते हुए उनकी आवाजें आपस में टकरा रही थीं। हर कोई दूसरे से पहले बोलने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार रूई चुपचाप उन्हें देखता रहा और अपने पिता द्वारा प्रस्थान करने से पहले दिए गए मिशन के बारे में सोचने लगा। इस कृत्रिम साम्राज्य से लाखों मील दूर काला सर्प साम्राज्य महाद्वीप के सच्चे अधिपति के रूप में खड़ा था। ये केवल क्षेत्रफल में विशाल ही नहीं था, इसकी शक्ति इसमें मौजूद विशालकाय प्राणियों की भयावह संख्या से आती थी। अन्य साम्राज्यों के बीच भी काला सर्प साम्राज्य अडिग खड़ा रहा। इसकी नींव हजारों वर्षों में रखी गई थी। हालांकि हाल के दशकों में कुछ सूक्ष्म बदलाव शुरू हो गए थे। साम्राज्य अब भी कई ऐसे राज्यों पर शासन करता था जो उसकी सत्ता को स्वीकार करते थे, लेकिन उन 3 सबसे शक्तिशाली राज्यों पर उसका जो नियंत्रण था वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। कारण सीधा साधा था, वे तीनों राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। अब उनमें से प्रत्येक के पास इतने महान प्राणी थे कि सामान्य परिस्थितियों में वे स्वयं को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर सकते थे। इनमें लायनहॉर्ट किंगडम सबसे ऊपर था। इसकी सैन्य शक्ति, कृषि संसाधन और उभरती युवा पीढ़ी ने विदेशी साम्राज्यों का भी ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। बाहरी लोगों को यह स्वाभाविक विकास जैसा लग सकता था, लेकिन ब्लैक सरपेंट साम्राज्य के लिए यह उससे कहीं अधिक खतरनाक था। कोई भी स्वामी अपने नौकरों को इतना शक्तिशाली होते देखना पसंद नहीं करता था कि वे सत्ता पर सवाल उठा सकें। जब लायनहॉर्ट क्षेत्र के भीतर इस निर्मित साम्राज्य के खंडहरों की पहली बार खोज की गई तो साम्राज्य ने तुरंत इसकी क्षमता को पहचान लिया। यदि इसका ठीक से अध्ययन किया जाए तो ये लायनहॉर्ट साम्राज्य को और भी अधिक समृद्ध बना सकता है। यह अस्वीकार्य था। दुर्भाग्यवश साम्राज्य बलपूर्वक खंडहरों पर कब्जा नहीं कर सका। बहुत समय पहले ब्लैक सरपेंट साम्राज्य के एक पूर्व सम्राट ने एक सख्त नियम छोड़ा था जो कुछ बाहरी क्षेत्रों में शाही हस्तक्षेप को सीमित करता था। इस नियम का उद्देश्य कभी गृहयुद्धों और अंधाधुंध विस्तार को रोकना था। अब इसने उन्हें नियंत्रित कर लिया। उस कानून की वजह से साम्राज्य केवल पर्दे के पीछे से लायनहॉर्ट साम्राज्य पर दबाव डाल सकता था और खंडहरों तक पहुंच का एक हिस्सा हासिल कर सकता था। लेकिन सच्चाई यह है कि साम्राज्य को स्वयं खंडहरों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ नियंत्रण की परवाह थी, और इसीलिए राजकुमार रूई को यहाँ भेजा गया था। उनका मिशन कहीं अधिक सूक्ष्म था। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विशेष नियमों के कारण अधिकांश प्रतिभागी अपने अपने राज्यों के सबसे प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति थे। भविष्य के स्तंभ, सेनापतियों, स्वामियों और शायद राजाओं की अगली पीढ़ी। यदि इस दायरे के भीतर उनके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अधिकांश राज्य आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की चाह रखने वाले किसी साम्राज्य के लिए यह एक बेहद सुविधाजनक परिणाम होगा। राजकुमार रूई की निगाहें धीरे धीरे अपने थके हुए साथियों पर घूम गईं। किसी भी राज्य में रखे जाने पर उन 8 को अमूल्य माना जाता। वे साधारण अभिजात वर्ग के लोग नहीं थे। उनमें से प्रत्येक को इतनी सावधानी से चुनने के पीछे एक कारण था, और यह केवल इसलिए नहीं था कि वे लड़ सकते थे। उनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण परिवार का वारिस था। अनुष्ठान के लिए एक निश्चित स्तर की शक्ति की भी आवश्यकता थी। यही एक और कारण था कि वे अब यहाँ खड़े थे। इसी वजह से वे 8 थक गए थे। इसी वजह से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे केवल घेरा तैयार नहीं कर रहे थे, वे उसे खाना खिला रहे थे। राजकुमार रूई उन्हें चुपचाप देखता रहा, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से निर्मम। दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी उसके साथ इस दुनिया को छोड़ने वाला नहीं था। विडंबना यह है कि तीनों राज्यों के अभिजात वर्ग को भी इसी कारण से यहाँ भेजा गया था। यह क्षेत्र एक उत्तम छुरी की तरह था। यदि वे युवा अधिक शक्तिशाली हो जाते तो उनके राज्यों को नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाता। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उनके राज्य दशकों तक रक्तपात झेलते। तारांकन, दोनों ही परिणाम साम्राज्य के हित में थे जब तक कि साम्राज्य उन सभी से ऊपर बना रहा। और इसकी एक दूसरी परत भी थी जिससे ये 8 लोग संबंधित थे। साम्राज्य के भीतर भी कुछ परिवार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनका प्रभाव फैल रहा था। उनके महान व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो रही थी। हाँ, आज वे वफादार थे, लेकिन सत्ता बढ़ने के साथ ही वफादारी कमजोर पड़ गई। राजकुमार रूई की निगाहें एक बार फिर उन 8 पर टिकीं और फिर उनके पैरों के नीचे बने जादुई घेरे पर लौट आईं। यह आयोजन कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, यह एक आह्वान चक्र था। इसका उद्देश्य इस अस्थिर क्षेत्र और बाहरी दुनिया के बीच एक संकरा पुल खोलना था, जिससे ब्लैक सरपेंट साम्राज्य की एक शक्तिशाली हस्ती सीधे खंडहरों में उतर सके। सामान्य तौर पर ऐसा होना असंभव होता। निर्मित राज्यों के सख्त नियम थे। प्रवेश और निकास राज्य की अपनी संरचना द्वारा नियंत्रित होते थे और बाहरी हस्तक्षेप को सख्ती से दबा दिया जाता था। लेकिन इस विशेष घेरे को उस सीमा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इससे क्षेत्र का द्वार खुल नहीं गया और यह निष्कासन प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न कर सकता था। क्षेत्र के नियमों में एक बाहरी उपस्थिति को स्थापित करके इस संरचना ने निकास तंत्र में अशांति पैदा कर दी। आह्वान प्रक्रिया सक्रिय रहने के दौरान क्षेत्र को प्रतिभागियों को बाहर निकालने में कठिनाई होती। इसी वजह से रेन, एरियन, माइकल और अन्य लोगों को निष्कासन शुरू होने का एहसास तो हुआ, लेकिन वे वहां से जा नहीं सके। वह राज्य उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आह्वान का घेरा इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा था। 2 नियम आपस में टकरा रहे थे। राजकुमार रूई के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि अनुष्ठान का सबसे कठिन हिस्सा राज्य के अपेक्षा से पहले ही कहने से पहले पूरा हो चुका था। उस घेरे को पर्याप्त मात्रा में माना ऊर्जा प्रदान की गई थी। लंगर स्थापित हो चुके थे, केवल अंतिम सक्रियण ही शेष था। राजकुमार रूई ने संरचना की अस्थिर चमक का अध्ययन किया। पत्थर पर खुदे हुए मंत्र अब तेजी से स्पंदित हो रहे थे, जो क्षेत्र की बढ़ती अस्थिरता पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। समय तेजी से बीत रहा था। यदि आह्वान पूरा होने से पहले ही वह क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता तो पुल टूट जाता और इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अंततः राजकुमार रूई बोले, इसे सक्रिय करें। हाँ महाराज। 8 ने तेजी से आगे बढ़ते हुए संरचना के बाहरी घेरे में अपने अपने निर्धारित स्थानों पर कदम रखा। उनमें से प्रत्येक ने जमीन पर खुदी हुई रूनिक रेखाओं पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उनकी हथेलियां पत्थर को छुईं, घेरा हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाते, दूर से एक आवाज गूंजी, आप लोग क्या कर रहे हैं?
टूटे हुए वाक्य के बाद एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह उगा था और वह अकेला था। कारण सीधा साधा था, उगा को इन खंडहरों में आने के लिए राजी करने का कारण उसकी बहन की बातों के अलावा ये था कि माइकल आ रहा था। दुर्भाग्यवश उस सुंदर लड़के ने उससे लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे उगा बाकी सब चीज़ों में अरुचि दिखाने लगा। टीम में शामिल होने के बाद उगा ने माइकल को खुश करने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उनके रवैये ने उसे क्रोधित कर दिया। वह उन कमज़ोर लोगों के साथ खेलना नहीं चाहता था जो उसका अपमान करते थे और उसे अपशब्द कहते थे। लेकिन माइकल और उसकी बड़ी बहन की वजह से उसने कुछ नहीं किया। इसलिए उगा वहां से चला गया और सोने के लिए कोई भी जगह ढूंढ ली। कभी कभी वह जाग जाता और माइकल या रेन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता, फिर ऊब जाने के कारण दोबारा सो जाता। जब राज्य ने उसे हटाने की कोशिश की तभी वह फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया। संयोगवश वह राजकुमार रूई और उनके समूह से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही आवाज फटी हुई जमीन पर गूंजी, राजकुमार रूई ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसकी निगाह स्रोत की ओर घूम गई। एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके कदम भारी थे लेकिन जल्दबाजी नहीं थी। क्षण भर के लिए राजकुमार रूई की आंखों में पहचान की झलक दिखाई दी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि उनमें जिज्ञासा या अजनबियों का मनोरंजन करने की गुंजाइश हो। आह्वान घेरा पहले ही सक्रिय हो चुका था। अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अनुष्ठान को बाधित कर सकती थी। राजकुमार रूई के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। वह ध्यान भटकाने वाली चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने मैदान की संरचना से नजर हटाए बिना शांत भाव से बात की। उससे निपटो। यह आदेश उनके परिचारक अवेकनर को संबोधित था, जिसने पहले माइकल को पहचान लिया था। सेवक ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। हाँ महाराज। वह समूह से अलग होकर उगा की ओर चलने लगा। उसकी मुद्रा सहज थी लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। इसी बीच उगा चमकते हुए घेरे से कुछ मीटर दूर रुक गया था। उसकी निगाहें जमीन पर बने चमकीले प्रतीकों पर ठहर गईं। जब उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया तो उसकी पुतलियों में लाल रंग की रोशनी प्रतिबिंबित हुई। यह क्या है? उनकी आवाज में सचमुच जिज्ञासा झलक रही थी। उगा ने अपने सिर के एक तरफ खुजली की और थोड़ा आगे झुककर उस चमकते हुए पैटर्न को ऐसे घूरने लगा जैसे कोई बच्चा किसी अजीब खिलौने को देख रहा हो। जमीन पर चमकदार गोला क्यों है? किसी के जवाब देने से पहले ही कर्मचारी आ गया। बिना किसी झिझक के उसने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी तीव्र गति से आगे बढ़ी, माना शक्ति ने प्रहार को और अधिक बल दिया और वह सीधे उगा के चेहरे की ओर जा टकराए। प्रहार बिल्कुल सटीक लगा। मैदान में एक धीमी सी टक्कर की गूंज सुनाई दी। बल लगने से उगा का सिर थोड़ा झुक गया। उसके पैर नीचे की फटी हुई जमीन में आधा इंच धंस गए। धूल का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन बस इतना ही। वह हिला तक नहीं, एक कदम भी नहीं। उस विशालकाय युवक ने बस एक बार पलकें झपकाईं और धीरे धीरे अपना सिर फिर से सीधा कर लिया। कर्मचारी की भौहें फड़क उठीं। ये दरिंदा कौन था? वह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि इस क्षेत्र में अधिकांश प्रतिभागियों को गिराने के लिए पर्याप्त था। केवल माइकल ही इतनी आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन उसके सामने खड़ा लड़का जरा भी नहीं लड़खड़ाया था। उगा ने अपने गाल को छुआ जहां मुक्का लगा था और उस जगह को धीरे धीरे रगड़ा। फिर उसने परिचारक की ओर देखा। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव स्पष्ट थे। मुझे क्यों मारा? उसने ईमानदारी से पूछा। कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यदि पहला मुक्का त्वरित निष्कासन के उद्देश्य से मारा गया था तो दूसरा मुक्का अब आकस्मिक नहीं था। उसका हाथ फिर से पीछे हट गया। इस बार उसकी मुट्ठी के चारों ओर ऊर्जा का तीव्र प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ऊर्जा के संघनित होने से हवा कस गई और उसकी उंगलियों के जोड़ों के आसपास दबाव की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। फिर उसने दोबारा हमला किया। दूसरा मुक्का तोप की तरह आगे बढ़ा। ये पहले वाले से कहीं अधिक बलवान था और इस प्रबलित प्रहार का सीधा निशाना उगा के जबड़े पर था, जिसमें पत्थर को भी चकनाचूर करने की पर्याप्त शक्ति थी। इसका प्रभाव बहुत तीव्र रूप से महसूस हुआ। उगा के पैरों के नीचे की जमीन और अधिक टूटने से धूल का गुबार उड़ने लगा और ये दरारें सूखे इलाके में मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। एक क्षण के लिए उगा का सिर फिर से एक तरफ झुक गया। उसका विशाल शरीर थोड़ा एक तरफ झुक गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं हिला, एक कदम भी नहीं। उसके पैर ठीक उसी जगह पर टिके रहे जहां वे पहले थे। परिचारक की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस बार प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना असंभव था। उगा ने धीरे से अपना सिर वापस परिचारक की ओर घुमाया। हालांकि लोगों के साथ रहने से उगा की पशुवत प्रवृत्ति कम हो गई थी जंगल में रहने के दौरान की तुलना में, लेकिन यह संभव नहीं था कि वे पूरी तरह से गायब हो जाएं। शायद भविष्य में ऐसा संभव हो सके, लेकिन वह भविष्य अभी नहीं था। कुछ भी न करने के बावजूद चेहरे पर 2 बार घूंसा पड़ने के बाद उसके दिमाग पर तुरंत ही क्रोध हावी हो गया। उगा का विशाल शरीर थोड़ा सा हिल गया क्योंकि उसने अपने पैरों को दरार वाली जमीन पर और मजबूती से जमाया। उसके नीचे की धरती दबाव से हल्की सी चरमरा उठी। कर्मचारी ने तुरंत बदलाव को नोटिस किया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उगा हिल गया। उसकी मुट्ठी तेजी से आगे बढ़ी। कोई खास तकनीक नहीं थी, कोई स्पष्ट ऊर्जा वृद्धि नहीं हुई, बस एक साधारण मुक्का। लेकिन जैसे ही वह उसके शरीर से अलग हुआ, उसके सामने की हवा में हिंसक रूप से संकुचन होता हुआ प्रतीत हुआ। वार सीधे परिचारक की छाती पर लगा। टक्कर की आवाज ऐसी थी मानो किसी हथौड़े से लोहे की मोटी प्लेट पर प्रहार किया गया हो। लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार कोई हिला। परिचारक का शरीर जमीन पर पीछे की ओर फिसल गया। 1 कदम, 2 कदम, 3। जब उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया तो उसके जूतों के नीचे धूल रगड़ खा रही थी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसी उम्र के किसी व्यक्ति ने उसे उसके जन्मस्थान में पीछे धकेला था। यहाँ तक कि अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली माने जाने वाले लोग भी ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हुए थे। यही अवेकनरों का सामान्य साधकों पर लाभ था। उनकी श्रेणी उन्हें प्रत्यक्ष संवर्धन प्रदान करती थी। नाइट वर्क के सदस्य के रूप में सेवक के पास अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक शक्ति थी। सामान्य साधना से कहीं अधिक उन्नत साधना के माध्यम से उसका शरीर बलवान हो गया था, लेकिन उसे अभी अभी पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। ये राक्षस कौन था? उनके पीछे राजकुमार रूई ने भी यह बात देख ली थी। उनके शांत चेहरे के भाव में अंततः थोड़ा सा बदलाव आया। अन्य कई लोगों के विपरीत रूई सेवक की वास्तविक शक्ति से भलीभांति परिचित था। पब फ्यूचर विज्ञापन। सामान्यतया रूई कभी भी अपने से अधिक शक्तिशाली अपनी ही पीढ़ी के किसी व्यक्ति को अपने पास नहीं रखता था, लेकिन ये स्थिति अलग थी।
उनके शाही पिता ने स्वयं उस युवक को उनके हवाले किया था। आधिकारिक कारण सुरक्षा बताया गया था, इसका असली कारण अवलोकन था। सम्राट के अनुसार उस सेवक के पास एक बड़ा रहस्य था, कुछ ऐसा जो एक दिन ब्लैक सरपेंट साम्राज्य को भी लाभ पहुंचा सकता था। इसलिए रूई को उसे ध्यान से देखने के लिए कहा गया था। और फिर भी ये पहली बार था जब रूई ने देखा कि उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने परिचारक को पीछे धकेल दिया था। जागृतिकर्ता विशेष प्राणी थे, उनकी श्रेणियों ने उन्हें ऐसी क्षमताएं और लाभ प्रदान किए थे जिन्हें साधारण साधक आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन विशेष होने का मतलब अजेय होना नहीं था। व्यक्तियों के बीच का अंतर अभी भी मौजूद था। कुछ निश्चित अस्तित्वों के विरुद्ध यह क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से संतुलित हो सकता है। सभी अवेक्न माइकल जैसे असामान्य राक्षस नहीं थे, अधिकांश की अपनी सीमाएं थीं। उगा उन अपवादों में से एक थे जिन्होंने सत्ता की अपेक्षित सीमाओं के भीतर ठीक से फिट होने से इनकार कर दिया था। कुछ महीने पहले जब वह और माइकल दोनों रैंक 1 के शिखर पर थे, तब उगा केवल शारीरिक शक्ति के मामले में ही माइकल का मुकाबला करने में सक्षम था। उस समय माइकल पहले से ही एक उच्च कोटि का इंसान था। यदि उगा उस स्तर पर ऐसे प्राणी के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता था और तब से उसकी प्राकृतिक क्षमताओं के और अधिक उभरने के साथ वह और आगे बढ़ गया था, तो इसके निहितार्थ स्पष्ट थे। भले ही मौजूदा उगा अब माइकल से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अचानक साधारण हो गया था। से बहुत दूर अरोरा में मौजूद जागृत लोगों में से माइकल की पीढ़ी के बहुत कम लोग ही उगा जैसे व्यक्ति को आसानी से संभाल सकते थे। परिचारक ने खुद को संभाला। उगा कुछ मीटर दूर खड़ा था, उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे, उसकी निगाहें उस आदमी पर टिकी थी जिसने बिना किसी कारण के उसे 2 बार मारा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और भी तीव्र हो गया था। कर्मचारी ने अपनी मुद्रा बदली और इस बार दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। वह आगे बढ़ा, उगा भी आगे बढ़ा, उनकी गतिविधियां आपस में टकरा गईं। सेवक की मुट्ठी तेजी से और सटीक रूप से निकली, जिससे ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट हुआ और हवा में चीर सी पड़ गई। उगा ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और वार सीधे लगने के बजाय उसके गाल को छूकर निकल गया। उगा ने एक और मुक्का मारकर जवाब दिया। यह अब भी सरल था, फिर भी सीधा, लेकिन जैसे ही वह हिला, उसके सामने का स्थान फिर से सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। परिचारक ने अपनी बांह से अवरोध उत्पन्न किया। टक्कर से उसकी हड्डियां हिल गईं और वह आधा कदम पीछे हट गया। उगा ने भी उनका पीछा किया। तुरंत ही दूसरा मुक्का पड़ा, फिर तीसरा, हर एक पिछले वाले से ज्यादा जोरदार था। सेवक तेजी से पीछे हटता रहा, कुशलता से वार रोकता, अपनी जगह बदलता और बचाता रहा ताकि मुक्कों की ले टूट जाए। सहायक कर्मचारी एक तरफ खिसक गया और उगा के घुटने की ओर लात मारी, जिसका उद्देश्य उसकी पकड़ को भंग करना था। लात लगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर के खंभे पर लगी हो। उगा का पैर नहीं मुड़ा, इसके बजाय उगा का हाथ एक लाठी की तरह घूम गया। कर्मचारी ठीक समय पर पीछे की ओर झुक गया और बिजली गिरने से उठी हवा ने गुजरते समय जमीन से धूल उड़ा दी। उनके पीछे आह्वान वृत्त और भी अधिक चमकीला हो गया। 8 लोग उसे खाना खिलाते रहे, लेकिन उनके चेहरे तनावग्रस्त हो गए। उनकी सांसें अनियमित हो गईं। राजकुमार रूई की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए और लड़ाई देखी, फिर उसकी आवाज ने तनाव को चीरते हुए अपनी जगह बना ली। इसे कहीं और ले जाओ। कर्मचारी के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। वह तुरंत समझ गया, यदि यह सिलसिला संरचना के साथ साथ चलता रहा तो अशांति बढ़ती जाएगी। यदि अंतिम चरण में ये चक्र अस्थिर हो गया तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। पुल टूट जाएगा, जो कीमत वे पहले ही चुका चुके हैं वह व्यर्थ हो जाएगी। वह फिर से पीछे हट गया, सोच विचार करते हुए। उगा उसके पीछे चलने लगा। हर कदम पर उसके पैरों से धरती चटकने की आवाज आ रही थी। परिचारक का हाथ उसकी कमर पर चला गया। धातु की हल्की सी झनकार सुनाई दी। एक तलवार म्यान से बाहर निकल आई। तलवार की म्यान पर मंत्रों की लालिमा छा गई और उसने अपनी धार पर एक ठंडी रेखा के रूप में उसे प्रतिबिंबित किया। हथियार के प्रकट होते ही परिचारक के आसपास का वातावरण बदल गया। उसकी मुद्रा झुक गई, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसकी ऊर्जा अलग तरह से एकत्रित हो रही थी। अब वह केवल उसकी मुट्ठियों और शरीर को ही मजबूत नहीं कर रही थी, बल्कि एक दूसरे तंत्रिका तंत्र की तरह हथियार में प्रवाहित हो रही थी। उगा कुछ क्षणों के लिए रुका, उसकी निगाहें तलवार पर टिक गईं। फिर भी वह आगे बढ़ गया। परिचारक एक तरफ हट गया, जिससे उगा का आक्रमण संरचना से दूर चला गया। उसके पैर नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ रहे थे। फटी हुई जमीन के बावजूद हर कदम हल्का था, जिससे युद्ध बाहर की ओर निर्देशित हो रहा था। उगा एक हमलावर जानवर की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। परिचारक की तलवार चमक उठी। उनके बीच की जगह को एक सीधी क्षैतिज रेखा ने काट दिया। किनारे में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे एक साधारण प्रहार एक तीव्र दबाव तरंग में बदल गया। उगा ने अपनी बांह ऊपर उठाई। दबाव की लहर टकराई और बिखर गई, जिससे धूल और पत्थर के टुकड़े बिखर गए, लेकिन फिर भी उसने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। वह अंशी पर्याप्त था। सेवक ने उसका इस्तेमाल किया, अंदर आकर अपनी तलवार घुमाई और बार बार वार किया। हर वार सटीक था, हर वार से उगा की चाल पर नियंत्रण था। उगा ने लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश में खाली जगहों से मुक्का घुमाया। तलवार उसकी बांह पर लगी। ब्लेड से गहरा घाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी त्वचा पर एक पतली लाल रेखा बन गई। पहली बार खून दिखाई दिया। उगा की आंखें आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो गईं। फिर उसका चेहरा बिगड़ गया। वह फिर से तेजी से आगे बढ़ा, अब और भी तेज। क्रोध और सहज प्रवृत्ति उसे प्रेरित कर रही थी, क्योंकि वह सेवक का पीछा करते हुए उसे आह्वान मंडल से और दूर ले जा रहा था। राजकुमार रूई ने उन्हें जाते हुए देखा और उनके चेहरे पर फिर से शांति छा गई। आह्वान वृत्त लगातार स्पंदित होता रहा। वे 8 लोग कांपते हाथों से उसे खाना खिलाते रहे। उनके शरीर अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे थे। राजकुमार रूई ने दोबारा युद्ध की दिशा में नहीं देखा। उनका पूरा ध्यान एक बार फिर टीम की संरचना पर केंद्रित हो गया। 8 प्रतिभागियों के नीचे आह्वान वृत्त स्पंदित हो रहा था, जिसकी जादुई रेखाएं हर गुजरते सेकंड के साथ और भी अधिक चमक रही थीं। लाल प्रकाश दरारों वाली जमीन पर नसों की तरह फैल रहा था, मानो वह उस ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हो जिसे वे उसमें समाहित कर रहे थे। प्रतिक्रिया हिंसक होती जा रही थी। वे प्रतीक कांप उठे। अस्थिर ऊर्जा की छोटी छोटी चिंगारियां घेरे के आर पार फूट पड़ी, जिससे पत्थर पर रखे हाथों में चुभन महसूस हुई। उन 8 में से एक लगभग सहम गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उनके चेहरों का भाव बदलने लगा था। पहले वाली थकावट तो दूर नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके साथ कुछ और भी जुड़ गया था।
डर लगना, वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। कुछ गड़बड़ थी, वह संरचना पहले की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा खींच रही थी। ऊर्जा का प्रवाह तीव्र, लगभग लालची हो गया था, जो उनके मूल से इतनी जोर से ऊर्जा खींच रहा था कि उनकी नसों में दर्द होने लगा था। उनमें से कई लोगों को पहले ही इसका एहसास हो चुका था, लेकिन उनमें से किसी ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उनकी अंतरात्मा ने एक ही चेतावनी दी, अभी रुकना और भी बुरा होगा। संरचना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। अनुष्ठान उस बिंदु को पार कर चुका था जहां व्यवधान सुरक्षित था। प्रवाह को अचानक तोड़ना प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था, जिससे उनकी माना शक्ति की धाराएं टूट सकती थी या पूरी संरचना ध्वस्त हो सकती थी। इसलिए उन्होंने सहन किया। उनकी सांसें और भी तेज होने लगीं। ठंडी हवा के बावजूद उनकी कनपटी पर पसीना आ गया। राजकुमार रूई चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन रहा। उसके हाव भाव में कोई तनाव नहीं था, उसकी आंखों में चिंता का कोई संकेत नहीं था। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया, आप अच्छा कर रहे हैं, जारी रखें। उनका लहजा शांत था, उत्साहवर्धक, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। इन शब्दों से उन आंखों पर पड़े दबाव में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनके सीने में व्याप्त भय और भी गहरा गया। अब वे इसे महसूस कर सकते थे। वे घेरे में जो ऊर्जा प्रवाहित कर रहे थे, उससे संरचना में अपेक्षित स्थिरता नहीं आ रही थी। इसका उपभोग हो रहा था। रून उसे पी रहे थे। उन आठों में से एक ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, फिर एक और। जल्द ही उनमें से कई लोग राजकुमार रूई की ओर देखने लगे। दोनों की निगाहें क्षणिक थीं, शांत, लेकिन उनके मन में भी वही मौन प्रश्न था। राजकुमार रूई ने यह बात देखी। बेशक उसने ध्यान दिया, फिर भी उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें उस संरचना पर टिकी रही मानो कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। उनके बीच की खामोशी उसे अच्छी लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। बढ़ते भय के बावजूद उनके हाथ पत्थर पर मजबूती से टिके रहे और उनकी ऊर्जा ठीक उसी तरह घेरे में प्रवाहित होती रही जैसा उन्हें आदेश दिया गया था। राजकुमार रूई ने चमकते हुए प्रतीकों को तेजी से स्पंदित होते देखा। उस सैन्य संरचना से दूर उगा और उसके सेवक के बीच लड़ाई और भी तेज होती जा रही थी। उनके नीचे की जमीन पहले से ही उनके बीच हुई झड़पों के कारण दरारों और गड्ढों से भरी हुई थी। धूल हवा में धीरे धीरे उड़ रही थी और जैसे ही दोनों आकृतियां फिर से टकराती, वह धूल बिखर जाती। उगा आगे की ओर झपटा। उसकी हरकतें अब भी बेबाक और सीधी थीं। हर कदम उसके पैरों तले पत्थर तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका सीधा इरादा सामने वाले आदमी को कुचल देना था। परिचारक ने अब उन प्रहारों का सीधे सामना करने का प्रयास नहीं किया। स्टील चमक उठा। तलवार साफ चापों में घूमती हुई नियंत्रित सटीकता के साथ हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। तलवार ने उगा के अगले मुक्के को रोक दिया। युवक की उंगलियों पर फिसलते हुए उसके वार को थोड़ा सा लक्ष्य से भटका दिया। उगा की मुट्ठी में अब भी अपार शक्ति थी। प्रहार के विक्षेपित होने के बावजूद वह परिचारक के पीछे जमीन पर जा गिरा और पत्थर में एक गड्ढा बना दिया। कर्मचारी पहले ही वहां से हट चुका था। जैसे ही वह उगा के बगल से घूमकर आगे बढ़ा, उसके पैर तेजी से चलने लगे। तलवार फिर से आगे बढ़ी, इस बार उस विशालकाय युवक की पसलियों की ओर वार करते हुए। उगा मुड़ गया। ब्लेड उसके शरीर में गहराई तक छेद करने के बजाय उसकी बगल से रगड़ता हुआ निकला, जिससे उसकी त्वचा पर एक और पतली लाल रेखा बन गई। उगा ने जवाब में अपना हाथ घुमाया और हमलावर को सीधे पकड़ने की कोशिश की। कर्मचारी ठीक समय पर पीछे हट गया। हाथ खाली हवा पर बंद हो गया। उनकी लड़ने की शैली में अंतर स्पष्ट हो गया था। उगा अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। उसका हर प्रहार इतना शक्तिशाली होता था कि हड्डियां चूर चूर कर कवच को भेद सकता था, लेकिन उसकी हरकतें व्यापक और सहज थीं। परिचारक ने अलग तरीके से लड़ाई लड़ी। उसके वार सधे हुए, नियंत्रित थे और उनका उद्देश्य उगा को हराना नहीं बल्कि छोटी से छोटी कमजोरियों का फायदा उठाना था। एक और तीखी बहस छिड़ गई। उगा ने जोरदार मुक्का मारते हुए आगे की ओर आक्रमण किया। कर्मचारी एक तरफ हट गया और नीचे की ओर काटने लगा। ब्लेड उगा के कंधे पर लगा, जिससे एक हल्का घाव हो गया, लेकिन जैसे ही युवक ने जवाबी कार्रवाई में अपना दूसरा हाथ घुमाया, ब्लेड फिसल गया। उगा की मुट्ठी परिचारक के बगल में जा लगी। टक्कर हल्की थी, लेकिन फिर भी उसने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। कर्मचारी जल्दी ही ठीक हो गया। अब उसकी सांसें पहले से ज्यादा नियमित हो गई थीं। जैसे जैसे लड़ाई लंबी चलती गई, वैसे वैसे पैटर्न और स्पष्ट होता गया। उगा का शरीर असाधारण रूप से मजबूत था, लेकिन उसके हमलों में परिष्कार की कमी थी। जागृत लोगों को भी कुछ फायदे थे, भले ही वे फायदे कभी कभी छोटे ही क्यों न हो। स्टील फिर से चमक उठा। उगा की बांह पर एक और गहरा घाव दिखाई दिया, फिर एक और हाथ उसके कंधे पर। घाव गहरे नहीं थे, लेकिन वे बढ़ते जा रहे थे। उगा हताशा में दहाड़ा और फिर से आगे बढ़कर परिचारक की छाती पर मुक्का मारा। इस बार तलवार ने सीधे वार का सामना किया। ब्लेड बगल की ओर मुड़ गया, जिससे बल की दिशा बदल गई और परिचारक का शरीर भी प्रभाव के साथ हिल गया। जैसे ही उगा की गति उसे आगे ले गई, परिचारक हरकत में आ गया। उसकी तलवार ने फिर प्रहार किया। एक सटीक वार से उगा की ऊपरी बांह पर एक गहरी लकीर बन गई। पहली बार फटी हुई जमीन पर खून के छींटे पड़े। कर्मचारी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। धिक्कार है उस जानवर पर। उगा की बाहों और कंधों पर मौजूद मामूली घावों पर नजर डालते ही तलवार पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। काटना बहुत मुश्किल है। ब्लेड फिर से चमक उठा। तेज आवाज के साथ स्टील मांस से टकराया, लेकिन एक बार फिर धार त्वचा को मुश्किल से ही छू पाए और फिसल गई। युवक का शरीर मानव मांस से अधिक ठोस पत्थर के चारों ओर लिपटी कठोर चमड़ी जैसा महसूस हो रहा था। सेवक ने धीरे से बड़बड़ाते हुए गाली दी। ये किस प्रकार का शरीर था? माना शक्ति से बल प्राप्त होने के बावजूद उसकी तलवार को और अधिक गहरा घाव करना चाहिए था। फिर भी उसके हर वार से गंभीर क्षति के बजाय केवल पतली रेखाएं ही बन पाईं। ये किसी राक्षस की खाल को चीरने की कोशिश करने जैसा था। उसके सामने बैठे उगा ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसा कि परिचारक को उम्मीद थी। तुरंत आगे बढ़ने के बजाय उस विशालकाय युवक ने अपनी नज़र अपनी बांह की ओर झुका ली। उसकी बांह के ऊपरी हिस्से पर लगे ताज़ा घाव से खून धीरे धीरे बह रहा था और नीचे फटी हुई जमीन पर टपक रहा था। उगा उसे घूरता रहा। उनकी बड़ी बाहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कुछ क्षण पहले उनके चेहरे पर जो गुस्सा झलक रहा था, वह अचानक किसी और ही रूप में बदल गया। उसका विशाल हाथ धीरे धीरे उठा और उसने चोट को छुआ। घाव में जलन हो रही थी, वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था।
उगा के विचार सरल थे लेकिन वे निरर्थक नहीं थे। वह एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बलवान था। तलवार की गति, वारों का उसे धीरे धीरे पीछे धकेलना और कोशिशों के बावजूद घावों का उभरना। ये व्यक्ति बलवान था, लेकिन उगा की निगाहें धीरे धीरे परिचारक की ओर उठीं। कुछ कमी थी। उसे जिस भारी दबाव का अनुभव हो रहा था वह अब मौजूद नहीं था। जब उसने पहले माइकल से लड़ाई की थी तो उसकी हर हरकत खतरनाक लग रही थी। हर कदम के साथ एक खौफनाक एहसास जुड़ा था कि किसी भी क्षण कुछ बुरा हो सकता है। माइकल को ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने एक पहाड़ खड़ा हो। इस आदमी ने ऐसा नहीं किया। मजबूत, हाँ, पब फ्यूचर विज्ञापन, लेकिन उस तरह से नहीं। उगा की नजरें फिर से उसके हाथ पर लगे खून पर टिक गईं। उसके सरल मन में धीरे धीरे एक एहसास विकसित हुआ। अगर यह व्यक्ति उसे इतना परेशान कर सकता था और फिर भी मौजूदा माइकल जितना खतरनाक महसूस नहीं होता था, जिसे उसे तनाव में लाने के लिए हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, तो जवाब स्पष्ट था। माइकल कहीं ज्यादा ताकतवर था, अधिक मजबूत। इस बात का एहसास होने पर भी उगा को गुस्सा नहीं आया। इससे वह दुखी हो गया। उसके कंधे थोड़े झुक गए। लड़ाई अचानक कम रोमांचक लगने लगी। कर्मचारी ने इस बदलाव को नोटिस किया। कुछ क्षण पहले उग्र जानवर की तरह दौड़ रहा वह विशालकाय युवक अब विचलित सा लग रहा था, मानो किसी भ्रमित बच्चे की तरह अपने हाथ पर लगे खून को भूल रहा हो। कर्मचारी ने भौहें चढ़ा लीं। ये प्रतिक्रिया क्या थी? उगा अपनी बांह से बहते खून को लगातार देखता रहा। उस लंबे चौड़े युवक ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से घाव को रगड़ा और त्वचा पर फैलते खून को निहारने लगा। कुछ क्षण पहले उसे जो गुस्सा सता रहा था वह अब गायब हो चुका था। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। फिर परिचारक की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उगा बस मुड़ गया। वह विशालकाय युवक वहां से जाने लगा। ऐसे ही वह बस चला गया। कर्मचारी ने एक बार पलकें झपकाईं। एक क्षण के लिए वह पूरी तरह स्थिर रहा, तलवार अभी भी तैयार मुद्रा में उठी हुई थी। उगा आगे बढ़ता रहा। उसके भारी कदमों से सूखी जमीन चटक रही थी क्योंकि वह खंडहर इलाके को पार कर रहा था। सेवक ने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर ली। उद्धरण चिन्ह ... क्या सामान्य तौर पर यह अच्छी खबर होनी चाहिए थी। विरोधी स्वयं ही पीछे हट गया था। लड़ाई खत्म हो गई थी। फिर भी परिचारक के भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके सीने में हल्की सी झुंझुनी बनी रही। क्यों? उस विशालकाय आकृति को दूर जाते हुए देखकर उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। क्या लड़ाई का अंत इस तरह हुआ, इसलिए ऐसा हुआ? लड़ाई भी अपने चरम पर पहुंची ही थी कि अचानक उस जानवर की दिलचस्पी खत्म हो गई और वह चला गया। सेवक ने न तो कोई निर्णायक प्रहार किया था और न ही अपने प्रतिद्वंद्वी को गिराने में कामयाब हुआ था। उसके भीतर एक अजीब सी असंतुष्टि पनपने लगी। शायद वह उस आदमी को मारना चाहता था। शायद कहानी का अधूरा अंत ही उन्हें खटक रहा था। बहरहाल यही बेहतर था। वह जानवर जा चुका था। सेवक ने धीरे से सांस छोड़ी और आह्वान घेरे की ओर वापस मुड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया उसका शरीर जम गया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उस जानवर ने जादुई घेरा देख लिया था। परिचारक का सिर अचानक उगे की ओर मुड़ गया जो वहां से जा रहा था। वह विशालकाय युवक अभी भी धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसकी विशाल पीठ मुड़ी हुई थी। परिचारक के सीने में एक ठंडी अनुभूति सी होने लगी। उन्हें नहीं पता था कि अनुष्ठान पूरा होने के कितने करीब है। उनके साथी अभी भी अपनी शक्ति से संरचना को ऊर्जा प्रदान कर रहे थे और अंतिम चरण शायद नजदीक आ रहा था। लेकिन अगर वह जानवर फिर से घेरे की ओर भटकता हुआ वापस आ गया या किसी जिज्ञासु व्यक्ति को इसके बारे में बता दिया और वह व्यक्ति गलत समय पर हस्तक्षेप कर दे तो सब कुछ ध्वस्त हो सकता है और पूरी योजना बर्बाद हो सकती है। सेवक की तलवार पर पकड़ और मजबूत हो गई। उनकी पहले वाली झुंझलाहट तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह तीक्ष्ण एकाग्रता ने ले ली। नहीं, वह इस जोखिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही उस जानवर ने लड़ाई में रुचि खो दी हो, लेकिन वह पहले ही बहुत कुछ देख चुका था। परिचारक के पैर हिल गए। वह हिलने ही वाला था कि तभी अंधेरे से एक हाथ निकला और उसकी गर्दन को जकड़ लिया। यह हलचल इतनी अचानक हुई कि परिचारक को वह आकृति दिखाई भी नहीं दी। उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके अंगों में ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी तलवार चलाने वाली भुजा सहज रूप से आगे बढ़ी। तलवार का ब्लेड एक तेज चाप में पीछे की ओर घुमा, जिसका उद्देश्य उसे पकड़ने वाली किसी भी चीज को काट देना था। लेकिन हड़ताल बीच में ही रुक गई। उसकी कलाई पर दबाव पड़ने लगा। इसे दूसरे हाथ ने पकड़ लिया था। परिचारक की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस पकड़ के पीछे की ताकत भयावह रूप से मजबूत थी। उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरे कुछ सवाल हैं। कर्मचारी अकड़ गया। उसके गले पर पकड़ थोड़ी और कस गई, जिससे उसे अपना सिर एक तरफ झुकाना पड़ा। उसकी आंखें इधर उधर घूमी। वह उस व्यक्ति को देखने की कोशिश कर रहा था जो भूत की तरह उसके बगल में प्रकट हुआ था। माइकल वहां शांत भाव से खड़ा था। ये आप हैं? कर्मचारी ने झट से कहा और फिर तुरंत चुप हो गया। सदमे में आकर उसने लगभग कुछ राज खोल ही दिया था। हालांकि दुर्भाग्य से माइकल ने पहले ही उसके उस क्षणिक लापरवाह रवैये को भांप लिया था। क्या तुम मुझे जानते हो? इससे पहले माइकल का पहला सवाल यह था कि दूर राजकुमार के समूह के साथ क्या हो रहा था। लेकिन सबसे पहले यह समझाना आवश्यक था कि माइकल संयोगवश इस स्थान पर कैसे प्रकट हुआ था। कुछ मिनट पहले जब माइकल अभी भी एरियन के साथ था, तब उसे अचानक एक बात समझ में आई जब वह मौजूदा स्थिति के बारे में सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। स्थिति ये थी कि वह राज्य उन्हें निष्कासित करना चाहता था, लेकिन कोई चीज़ उसे रोक रही थी। जाहिर तौर पर यह उसके स्थानिक नियमों से संबंधित कोई समस्या थी। संयोगवश इससे उसे कुछ दिन पहले रिन्ने के साथ खंडहरों में हुई घटना याद आ गई। अपनी बुद्धि की अवस्था में होने के कारण, जिसने उसकी बोध शक्ति को भयावह हद तक बढ़ा दिया था, वह एक छिपे हुए स्थानिक द्वार को खोजने में सक्षम हो गया था। शायद उसी विधि का उपयोग करके वह यहाँ भी ऐसा ही कर सकता है। चून की खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए माइकल ने तुरंत अपनी योजना पर अमल किया और जैसा कि उसे आशंका थी, उसने वास्तव में कुछ महसूस किया। यह एक गांठ की तरह था। पूरा क्षेत्र अव्यवस्थित ऊर्जा से ढका हुआ था, लेकिन एक विशेष स्थान पर यह ऊर्जा सबसे प्रबल थी। एरियन की रक्षा के लिए स्पार्टन को दोबारा बुलाने के बाद माइकल ने वहां जाने में जरा भी संकोच नहीं किया। वहीं उसने उगा और परिचारक के बीच लड़ाई देखी। हालांकि जब वे पहले खंडहरों के बाहर थे तब माइकल ने परिचारक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर भी उसे साम्राज्य के राजकुमार के समूह के बारे में यह आभास था कि वह मजबूत व्यक्तियों से भरा हुआ समूह है।
हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक इतना शक्तिशाली होगा कि उन्हें होगा कि वृद्धि से कम आश्चर्य हुआ और दूसरे पक्ष की ताकत से अधिक आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी ओर आकर्षित होने से रोकने के लिए माइकल ने फेड स्टेट में स्विच किया और अंधेरे में छिप गया। सौभाग्य से किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। उसे ओगा की मदद करने के लिए बाहर आने की भी जरूरत नहीं थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा, जब तक कि उसने राजकुमार के सेवक को दोबारा चलने की तैयारी करते नहीं देखा और उसे बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी भी सूरत में चूंकि उसने पहले ही अपनी पहचान उजागर कर दी थी, इसलिए बेहतर होगा कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर इस व्यक्ति से पूछे कि साम्राज्य की क्या योजना है, कहीं ऐसा न हो कि वह अनजाने में किसी जाल में फंस जाए। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि परिचारक उसे जानता होगा। क्या वह सचमुच इतना प्रसिद्ध था कि साम्राज्य भी उसके बारे में जानता था? माइकल ने इसे अच्छी खबर नहीं माना, जिससे वह विशेष रूप से संवेदनशील हो गया। कर्मचारी के चेहरे के भाव तुरंत सामान्य हो गए। माइकल को देखकर उसके चेहरे पर जो हैरानी के भाव थे वे अब गायब हो चुके थे और उनकी जगह शांति छा गई थी। गले पर हाथ होने के बावजूद उसकी सांसें स्थिर हो गईं और उसके शरीर में क्षण भर के लिए उमड़ी ऊर्जा शांत जल की तरह स्थिर हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, कर्मचारी ने कर्कश स्वर में कहा। उनकी आवाज़ में ईमानदारी झलक रही थी, लगभग उलझन भी। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी संदर्भ के इस क्षण में आता तो शायद वह तुरंत उस पर विश्वास कर लेता। माइकल ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा। उस युवा जादूगर का चेहरा शांत बना रहा, लेकिन उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। कर्मचारी ने बोलना जारी रखा। गर्दन पर दबाव के कारण सांस लेने में कठिनाई होने के बावजूद उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आपको गलतफहमी हुई होगी, उसने कहा। मैंने तो बस इसलिए प्रतिक्रिया दी क्योंकि आप अचानक प्रकट हुए थे। कोई भी चौंक जाता, उन्होंने रुककर सावधानीपूर्वक आगे कहा। और आप किस अनुष्ठान की बात कर रहे हैं? हम तो बस इस क्षेत्र की ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलना बहुत आसान था, बहुत ही सहजता से। माइकल ने आह भरी। पब फ्यूचर विज्ञापन, मैं समझ गया, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, हालांकि परिचारक को तुरंत एहसास हो गया कि वह अभी भी पूरी तरह से बंधा हुआ है। दोनों की ताकत में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, कर्मचारी ने भौहें चढ़ा लीं। क्या? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई। कुछ क्षणों के लिए उसके आसपास की हवा में बदलाव आया। यह अनुभूति सूक्ष्म थी, मानो चलते बादलों के नीचे कोई परछाई जमीन पर सरक रही हो। लेकिन सेवक ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसके पीछे खड़ी किसी की उपस्थिति बदल गई थी। अधिक मजबूत नहीं, कमजोर नहीं, बस अलहदा। माइकल की आंखें धीरे धीरे फिर से ऊपर उठीं। वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनमें एक हल्की सी मस्ती बाकी थी, कुछ तीखी और बेचैन कर देने वाली सी। ये वह शांत उदासीनता नहीं थी जो उन्होंने पहले दिखाई थी। माइकल के मन में संबंध बदल गया। उसके एक मृत साथी की परिचित उपस्थिति सामने आई। विदूषक। जैसे ही स्थिति बदली, माइकल की आभा पूरी तरह से बदल गई। उसकी मुद्रा में थोड़ा सा शिथिलता आई, लेकिन उसके चारों ओर का दबाव अजीब तरह से दमनकारी हो गया। परिचारक को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गलत। माइकल और करीब आया, उसकी आवाज अब नर्म हो गई थी। फिर से कोशिश करते हैं। उसने परिचारक के गले पर अपनी उंगलियों को इतनी कस दिया कि वह स्थिर रह सके। फिर माइकल का दूसरा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। उसने हमला नहीं किया, इसके बजाय उसकी उंगलियों ने धीरे से सेवक की कनपटी को छुआ। जैसे ही संपर्क हुआ, परिचारक का पूरा शरीर जम गया। एक ठंडी अनुभूति उसके दिमाग में ऐसे समा गई जैसे कोई सुई पानी को भेद रही हो। माइकल की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर उन्होंने दोबारा बात की। अब बताइए, क्या आप मुझे जानते हैं? माइकल की उंगलियां जैसे ही परिचारक की कनपटी को छुईं, उसका शरीर अकड़ गया। एक क्षण के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर उस आदमी की पुतलियां कांप उठीं। जैसे ही कोई अदृश्य चीज उसके मन के भीतर प्रवेश कर गई, उसकी सांसें अनियमित हो गईं। यह अनुभूति विचित्र थी। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई क्रूर बल उसके विचारों को तोड़ रहा हो, नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू सीधे उस पर नियंत्रण कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज चुपचाप उसके दिमाग के अंदर चीजों को फिर से व्यवस्थित कर रही हो। माइकल ने ध्यान से देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने जेस्टर की स्थिति का इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया था। अपने एकांतवास के दौरान उन्होंने इस कानून की कई नई समझ हासिल की थी, और यह उन अनुप्रयोगों में से एक था जिसका उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप से संक्षेप में परीक्षण किया था। वह उस व्यक्ति के दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना था। मन ही मन उसे उम्मीद थी कि उसने कहीं हद से ज्यादा कुछ नहीं कर दिया और राजकुमार के सेवक को मूर्ख नहीं बना दिया। परिचारक ने घूंट भरा। माइकल की पकड़ में उसका गला हिल रहा था। फिर उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं आपको जरूर जानता हूँ। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? माइकल ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि ऐसा कौन नहीं चाहेगा। माइकल चुप रहा। कर्मचारी बोलता रहा। अरोरा में इस समय के सबसे प्रतिभाशाली जागृतिकर्ता को कौन नहीं जानता होगा। ये शब्द उसके मुंह से लापरवाही से निकले, लेकिन जैसे ही वे माइकल के कानों तक पहुंचे, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। अरोरा में सबसे प्रतिभाशाली जागृतिकर्ता। माइकल का दिमाग आधे पल के लिए जम गया। जागृत करने वाला, उसने वह शब्द स्पष्ट रूप से सुना था। माइकल की आंखें पल भर में तेज हो गईं। उस व्यक्ति को पता चले बिना ही उसकी गर्दन पर उसकी पकड़ थोड़ी और कस गई। तुमने अभी अभी अवेकन कहा, माइकल ने झट से कहा। कर्मचारी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। माइकल की आवाज और भी ठंडी हो गई। क्या आप जागृति लाने वाले हैं? एक और सहमति। हाँ। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। कुछ क्षणों के लिए तो वह सवाल पूछना भी भूल गया। माइकल हमेशा से यह सोचता रहता था कि वह उत्पत्ति की भूमि में अपने पहले जागृतकर्ता को कब देखेगा। क्या वे उसके अपने ही लोक से आएंगे या किसी अन्य सभ्यता से? जब उसने पहली बार उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश किया तो उसने सोचा था कि उसे जल्द ही किसी न किसी से सामना हो जाएगा। अनगिनत दुनियाओं से यहाँ आने वाले प्रतिभागियों की विशाल संख्या को देखते हुए यह अपरिहार्य प्रतीत होता था। उन्हें गलतफहमी हुई थी। इतना समय बीत गया था कि उसे शक होने लगा था कि शायद वह कई हजार मील के दायरे में अकेला जागृत व्यक्ति हो। आखिर कहा जाता था कि उत्पत्ति की भूमि अकल्पनीय रूप से विशाल थी, लेकिन अब एक व्यक्ति सीधे उसके सामने खड़ा था।
माइकल ने अपने मन में चल रहे विचारों को दबाया और फिर से अपनी पकड़ में मौजूद व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। तुम मुझे कैसे जानते हो? माइकल ने पूछा। उत्तर देते समय परिचारक की आंखें थोड़ी अस्पष्ट सी थीं। प्रवेश परीक्षा के अंतिम दौर के दौरान माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। क्या वह मूल भूमि में है? हाँ, कर्मचारी सपाट स्वर में बोलता रहा। फिर करीब एक हफ्ते पहले एक घटना घटी। फेडरेशन और जिस अकादमी में आपने पढ़ाई की थी उनके बीच आपके कारण विवाद हो गया। उस घटना ने मुझ पर और भी गहरा प्रभाव छोड़ा। माइकल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। तो इस तरह तुमने मुझे पहचाना? माइकल ने धीरे से कहा। कर्मचारी ने हल्के से सिर हिलाया। माइकल ने अगला प्रश्न पूछने से पहले कुछ क्षण मौन धारण किया। क्या उत्पत्ति की भूमि में कोई और आपकी पहचान एक जागृतकर्ता के रूप में जानता है? कर्मचारी ने अपना सिर हिलाया। नहीं। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। किसी को भी नहीं। नहीं, जवाब तुरंत मिल गया। माइकल ने उस व्यक्ति के चेहरे के भावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, लेकिन जेस्टर के प्रभाव में होने के कारण उसमें छल का कोई संकेत नहीं था। क्या मेरे बारे में कोई जानता भी है? माइकल ने फिर पूछा। कर्मचारी ने शांत भाव से उत्तर दिया। नहीं। माइकल रुक गया। उस प्रतिक्रिया से उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कर्मचारी बोलता रहा। खंडहरों की वजह से ही हमारी आपसे मुलाकात हो पाए। उसके दिमाग में चल रहे प्रभाव के कारण उसकी सांसें थोड़ी अनियमित हो गईं। आगे बोलने से पहले उसने एक घूंट पानी पिया। और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इतनी गुप्त बात फैला दूं। माइकल चुपचाप उसे देखता रहा। यह जवाब तर्कसंगत था। अगर जागृति लाने वाले लोग उत्पत्ति की भूमि में होते तो उनके अस्तित्व को अत्यंत संवेदनशील जानकारी माना जाता। कोई भी इसे यूं ही प्रकट नहीं करता। माइकल ने धीरे धीरे अपनी निगाहें दूर स्थित आह्वान वृत्त की चमक की ओर घुमाईं। स्थानिक ऊर्जा का अव्यवस्थित गुच्छा अभी भी वहीं मौजूद था। उसकी निगाहें फिर से परिचारक पर टिक गईं। तो फिर मुझे कुछ और बताओ, माइकल ने शांत भाव से कहा। कर्मचारी ने विरोध नहीं किया। ज्येष्ठ की शक्ति के शांत प्रभाव के तहत उसका दिमाग प्रतिक्रिया देना जारी रखता था। साम्राज्य यहाँ क्या योजना बना रहा है? परिचारक के होंठ धीरे धीरे हिले। राजकुमार रूई एक स्थानिक पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक पुल? हाँ। कर्मचारी की आवाज सपाट ही रही। राज्य सबको निष्कासित करने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार ऐसा होने से पहले एक मार्ग खोलने के लिए इस अनुष्ठान का उपयोग कर रहा है। क्यों? माइकल ने पूछा। साम्राज्य से किसी को यहाँ लाना। माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। वह जवाब उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। माइकल की पकड़ उस आदमी के गले पर थोड़ी और कस गई। समझाए, साम्राज्य से कोई क्यों आ रहा है? इस बात की वास्तविकता पर ध्यान देने के बजाय कि यह संभव है या नहीं, क्योंकि इसमें स्थान और शून्य से संबंधित मामले शामिल थे, बेहतर था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए। परिचारक की आंखें स्थिर नहीं थीं। यहाँ मौजूद सभी को मार डालना। माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने परिचारक को और अधिक जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर किया। अंत में वह जमीन पर थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। अब उसे याद आया कि वह राजनीति से इतनी नफरत क्यों करता था। तो क्या सिर्फ इसलिए कि साम्राज्य को 3 राज्यों पर अपना नियंत्रण खोने का डर था? सभी लोग, यहाँ तक कि उसके अपने पक्ष के लोग भी, मरने के लिए अभिशप्त थे। ये सोचकर हैरानी होती है कि वह अनजाने में ही इसमें शामिल हो गया होगा। तुरंत ही माइकल ने फैसला किया कि वह इस आह्वान को रोकेगा, लेकिन इससे पहले उसे एक खास व्यक्ति का मामला निपटाना था। अगर माइकल उत्पत्ति की भूमि में अपने बारे में कोई एक बात छिपाना चाहता था तो वह थी उसकी जागृति की पहचान। और अब उसके हाथों में एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से उसकी इस पहचान को उजागर कर सकता था। माइकल जानता था कि इस दुनिया में कुछ लोग जागृत करने वालों के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए राजकुमारी प्रिसिला। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस धरती पर हजारों वर्षों की गतिविधियों के बाद अनगिनत लोगों से आए जागृत करने वालों ने अपने बारे में कुछ न कुछ तो जरूर प्रकट किया होगा। हालांकि माइकल अभी इसके लिए तैयार नहीं था और न ही भविष्य में ऐसा करने का उसका कोई इरादा था। तो वह क्या करने वाला था? जब वह सोच रहा था तभी राजकुमार के सेवक की चेतना पर माइकल का नाजुक नियंत्रण ढीला पड़ गया और सेवक ने अंततः खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कर्मचारी की आंखें अचानक भय से चौड़ी हो गईं। तुमने मेरे साथ अभी क्या किया? उसकी आवाज कर्कश और कांप रही थी। पहले वाली शांति गायब हो गई थी। माइकल द्वारा उसे पकड़े जाने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर सचमुच घबराहट के भाव उभर आए थे। माइकल ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे ज्येष्ठ की अवस्था के साथ और अभ्यास करने की जरूरत है, उसने सोचा। ज्येष्ठ की शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि उनका लापरवाही से इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मानसिक हस्तक्षेप शारीरिक दमन जैसा नहीं था और न ही आत्मा के दमन जैसा। किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना में झांकते समय एक भी गलत कदम उत्पत्ति लोक में मौजूद दिमाग को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा कर सकता था। ये संबंध के जरिए वापस जाकर ऑरोरा में मौजूद मूल शरीर को भी नष्ट कर सकता था। असली खतरा यही था और यही वजह थी कि माइकल ने खुद को रोक रखा था। उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। वास्तव में वह पूरे समय जानबूझकर सतर्क रहा, प्रभाव को यथासंभव हल्के ढंग से नियंत्रित करते हुए भी उस व्यक्ति से जवाब निकलवाने की कोशिश करता रहा। यदि ज्येष्ठ की स्थिति पर उसकी पकड़ मजबूत होती तो उसके पास कहीं अधिक विकल्प होते। वह उस व्यक्ति की यादों की संरचना को बदल सकता था और यहाँ तक कि सेवक के दिमाग से खुद का हर निशान मिटा सकता था। दुर्भाग्यवश वह भी ऐसा नहीं कर सका, कम से कम सुरक्षित रूप से तो नहीं। और माइकल वास्तव में उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी परिचारक के पहले कहे गए कुछ शब्द माइकल के दिमाग में फिर से उभर आए। यदि साम्राज्य से बुलाया गया व्यक्ति यहाँ सबको मारने आ रहा था और यह आदमी पहले से ही जानता था कि माइकल खंडहरों में मौजूद है, तो इसका मतलब एक ही बात थी। वह मूल भूमि में माइकल के शरीर को नष्ट होने देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस एहसास ने माइकल की निगाहों को और भी ठंडा कर दिया। शायद माइकल के चेहरे पर दिख रही ठंडक कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थी, क्योंकि परिचारक का डर तुरंत और गहरा हो गया। तुम्हें कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करना चाहिए, परिचारक ने घबराकर तनाव भरी आवाज में कहा। तुम्हें कानून पता है, ऑरोरा में रहने वाले जागृत लोगों को बिना उचित कारण के खुद को नुकसान पहुंचाने की मनाही है। माइकल ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, फिर उसने उपहास उड़ाया। क्या आप वाकई इस समय इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं?
परिचारक ने घूंट भरा। माइकल की पकड़ उसके गले पर थोड़ी और कस गई, इतनी नहीं कि वह उसे कुचल दे, लेकिन इतनी जरूर कि उसे याद दिला दे कि फिलहाल उसका नियंत्रण कितना कम है। कानून आत्मरक्षा के खिलाफ नहीं है, माइकल ने ठंडे स्वर में कहा। और आप इसे आखिर समझते क्या हैं? कर्मचारी का चेहरा सख्त हो गया। माइकल और करीब झुक गया, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तुमने अभी अभी स्वीकार किया है कि साम्राज्य यहाँ सभी को मारने की योजना बना रहा है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम उस योजना में सीधे तौर पर शामिल हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करता हूँ तो वह आत्मरक्षा होगी। उन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। कर्मचारी ने अपना मुंह खोला, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं निकला। माइकल नहीं रुका। क्या आपको लगता है कि मुझे चुपचाप खड़े रहना चाहिए और आपके पक्ष के लोगों को किसी को बुलाकर मेरी हत्या करने देना चाहिए, फिर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या मैं उन लोगों में से एक के प्रति बहुत कठोर हो रहा हूं जो इसे अंजाम देने में मदद कर रहे हैं? उसकी आवाज़ शांत रही, लेकिन उसमें निहित दबाव ने परिचारक के चेहरे का रंग और भी पीला कर दिया। यह इस तरह से काम नहीं करता है। सेवक की सांसें फिर से तेज हो गईं। वह बहस करना चाहता था, पर वह खुद भी जानता था कि तर्क का खंडन करना मुश्किल होगा। वह पहले ही बहुत कुछ कह चुका था। ज्येष्ठ के प्रभाव में आकर सच्चाई सामने आ गई थी और अब वह उनके बीच तलवार की तरह लटक रही थी। माइकल उसकी आंखों में संघर्ष देख सकता था, डर, गणना, खेद। शायद उसे ये भी उम्मीद थी कि वह किसी तरह अपनी बातों से इस समस्या से बाहर निकल सकता है। लेकिन माइकल ने एक बात पर पहले ही अपना मन बना लिया था। समन जारी करने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा, और उससे पहले इस परिचारक से किसी न किसी तरह निपटना ही था। माइकल के चेहरे पर पहले से भी अधिक ठंडापन छा गया। तो उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे कानून के बारे में उपदेश मत दो, जबकि तुम्हारी तरफ के लोग यहाँ हत्या की योजना बनाकर आए थे। कर्मचारी ने माइकल की आंखों में आए बदलाव को देखा। उसके चेहरे पर सचमुच का डर झलक रहा था। इंतजार, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस, अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस, समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस, ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस। पीछे हटने की कोशिश करते समय उसकी आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन माइकल की पकड़ उसके गले से ढीली नहीं हुई। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सेवक ने घबराते हुए जल्दी से कहा। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कसम से। अगर आपको इस बात की चिंता है कि आप जागृत करने वाले हैं, तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस बात की भी चिंता है तो मैं राजकुमार से कह सकता हूं कि वह आपको छोड़ दे। माइकल चुप रहा। परिचारक की सांसें अनियमित हो गईं। अब उसके मुंह से शब्द और भी तेजी से निकलने लगे। अगर आप चाहें तो मैं ऐसा दिखावा भी कर सकता हूं कि हम कभी मिले ही नहीं। मैं इस जगह से चला जाऊंगा और फिर कभी आपका नाम नहीं लूंगा। माइकल ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था, न ही कोई स्पष्ट घृणा दिखाई देती है, बस एक शांत निश्चितता। कर्मचारी ने ये देखा और उसकी आवाज में हताशा झलकने लगी। कृपया। उसके मुंह से ये शब्द अभी निकला ही था कि माइकल हिल गया। ये बहुत जल्दी हो गया। साफ। माइकल की मुट्ठी कस गई। खंडहर हो चुके मैदान में एक तीखी दरार की आवाज गूंज उठी। परिचारक का शरीर अकड़ गया। एक पल के लिए सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उनकी शक्ति समाप्त हो गई। उसका शरीर बेजान हो गया। माइकल ने उसे रिहा कर दिया। वह आदमी जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे किसी कठपुतली के धागे काट दिए गए हों। फिर सन्नाटा छा गया। माइकल ने कुछ सेकंड तक लाश को नीचे देखा। ये वह पहला व्यक्ति नहीं था जिसकी उसने हत्या की थी। अलौकिक दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं ने उसे बहुत पहले ही उस सीमा को पार करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन यह अलग था। ये पहली बार था जब उसने ऑरोरा के किसी व्यक्ति की हत्या की थी। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति भी उन्हीं की तरह जागरूकता फैलाने वाला था। कुछ क्षणों के लिए माइकल की छाती में एक हल्का सा भार महसूस हुआ, फिर वह मिट गया। भावना तो थी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि माइकल को कुछ महत्वपूर्ण बात पता थी। उत्पत्ति की भूमि में किसी जागृत व्यक्ति की मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं थी। असली शव ऑरोरा में सुरक्षित रहा। इसके परिणाम गंभीर थे, लेकिन घातक नहीं थे। सभी आंकड़ों में से 10% स्थायी रूप से घटा दिए जाएंगे, और जागृत करने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। यहाँ तक कि जब उन्हें वापस लौटने की अनुमति दी जाती थी, तब भी वे पूरी तरह से अलग स्थान पर प्रकट होते थे, मानो वे पहली बार उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों। यहाँ जो कुछ भी बनाया गया था वह सब नष्ट हो जाएगा। प्रगति, पद, संपर्क, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। यह एक कड़ी सजा थी, लेकिन यह मृत्यु नहीं थी। माइकल ने दूर स्थित आह्वान मंडल की ओर अपनी दृष्टि मोड़ने से पहले शव को अंतिम बार देखा। यही सबसे साफ सुथरा समाधान था, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए, क्योंकि असली समस्या तो अभी बाकी थी। राजकुमार रूई की रस्म अभी भी सक्रिय थी। कुछ दूरी पर राजकुमार रूई विशाल आह्वान वृत्त के सामने खड़े थे। वह आकृति तीव्र लाल प्रकाश से जगमगा रही थी, और उस पर बनी दर्जनों जटिल जादुई रेखाएं जमीन पर जीवित नसों की तरह स्पंदित हो रही थीं। आसपास मौजूद सेवक उस आकृति के चारों ओर घुटने टेक कर बैठे थे और अनुष्ठान में ऊर्जा का संचार करते हुए अपने हाथों को धरती पर टिकाए हुए थे। हवा भी कांप उठी। जैसे ही ऊर्जा वृत्त के केंद्र में केंद्रित होने लगी, रूई की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये काम कर रहा है, उसने धीरे से कहा। उस संरचना के ऊपर अंतरिक्ष विकृत होने लगा। पहले तो यह मात्र एक हल्की लहर थी, फिर विकृति बढ़ती गई, अंदर की ओर मुड़ती गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति दुनिया के ताने बाने को फाड़ने की कोशिश कर रही हो। एक पतली रेखा दिखाई दी। ये धीरे धीरे चौड़ा होता गया। इसके पीछे रात से भी गहरा अंधेरा झिलमिला रहा था। एक पोर्टल का निर्माण हो रहा था। रूई के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनुष्ठान का सबसे कठिन हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था। पुल के स्थिर होते ही शाही दूत उसे पार कर जाएगा, और बाकी की योजना ठीक उसी तरह आगे बढ़ेगी जैसा तय किया गया था। ये साम्राज्य पीढ़ियों तक बिना किसी प्रतिरोध के इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। रूई को संतुष्टि का एक तीव्र अनुभव हुआ, लेकिन पोर्टल के पूरी तरह खुलने से पहले ही कुछ बदल गया। हवा में एक हल्की सी सीटी की आवाज गूंजी, फिर एक और, फिर दर्जनों। रूई ने ऊपर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आकाश में अंधेरा छा गया था। आकाश में अंधेरा छा गया था। वह तीरों से भरा हुआ था।
उनमें से सैकड़ों ऊपर से काले तीर भयंकर तूफान की तरह गिरे। हर तीर घनी ऊर्जा से लिपटा हुआ था जो उसके आसपास की हवा को विकृत कर रहा था। तीर चीखते हुए आकाश को चीरते हुए आगे बढ़े, उनमें पत्थर को भी चकनाचूर करने की शक्ति थी। राजकुमार रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। पहला तीर जमीन पर लगने से पहले ही उसकी अंतरात्मा ने खतरे का आभास दे दिया था। लगभग अचेतन रूप से रूई तेजी से पीछे की ओर भागी। जैसे ही उसने आह्वान वृत्त के बगल में अपनी स्थिति छोड़ी और कई मीटर दूर गोली चलाई, उसका शरीर धुंधलेपन की तरह हिलने लगा। एक पल बाद पहला तीर जमीन पर जा गिरा। बूम! विस्फोट से तबाह हुआ इलाका तहस नहस हो गया। पत्थर चकनाचूर हो गया। तीर के भयानक बल से फटने पर धूल और मलबा हवा में उड़ गया। फिर बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। विनाश की बारिश बरस पड़ी। तीर एक के बाद एक जमीन पर गिरे। प्रत्येक प्रहार से ऊर्जा के हिंसक विस्फोट निकले जिसने आसपास के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। बूम बूम बूम! अनुष्ठान में ऊर्जा प्रदान कर रहे परिचारकों को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि बमबारी उन तक पहुंच गई। चीख पुकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। अनुष्ठान स्थल पर हुए विस्फोटों से धरती कांप उठी। चट्टान के टुकड़े उसके पास से उड़ते हुए निकले तो रूई ने अपना चेहरा बचाने के लिए एक हाथ उठाया। कई सेकंड तक बमबारी जारी रही, फिर यह रुक गया। खंडहर बन चुके मैदान पर धीरे धीरे धूल जमने लगी। रूई को जब एक भयावह एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वृत्त! उसकी निगाहें तुरंत आह्वान वृत्त की ओर मुड़ गईं। वह जादुई संरचना अभी भी मौजूद थी। हिंसक हमले के बाद रूनिक रेखाएं कमजोर रूप से झिलमिला उठी, उनकी लालिमा अस्थिर हो गई। लेकिन यह नष्ट नहीं हुआ था। रूई की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। हालांकि उनकी नज़र तुरंत उन परिचारकों पर पड़ी जो अनुष्ठान को जारी रखने में लगे हुए थे। केवल 3 ही खड़े रह गए। एक और व्यक्ति पास ही घुटनों के बल बैठा था, लगभग बेहोश। उसके चेहरे से खून बह रहा था क्योंकि वह सीधा खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाकी 4 लोग जा चुके थे। उनके शव विस्फोटों से क्षत विक्षत होकर खंडहर हो चुके थे और चारों ओर बिखरे पड़े थे। रूई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अनुष्ठान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 परिचारकों की आवश्यकता थी। अब केवल 3.5 ही बचे थे। लेकिन क्रोध के बजाय रूई को कुछ और ही महसूस हुआ। संतुष्टि। आह्वान घेरा अभी भी बरकरार था। बस यही एक चीज मायने रखती थी। शेष परिचारकों का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को संरचना में प्रवाहित करना जारी रखे हुए थे। उन सभी को कुछ एहसास हो गया था। उनमें से आधे लोगों की मौत हो जाने के बाद उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका अनुष्ठान समाप्त होने तक टिके रहना था। लेकिन वह घेरा पहले से ही उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। उनका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। रूई ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें उस वृत्त पर टिकी रहीं जिसके ऊपर अस्थिर पोर्टल झिलमिला रहा था। इससे पहले कि रूई यह सोच भी पाता कि पहले हमले की शुरुआत किसने की या ये हमला कहां से हुआ, हवा फिर से बदल गई। एक और सीटी की आवाज आसमान में गूंज उठी। फिर एक और। रूई का चेहरा ऊपर देखते ही गंभीर हो गया। आकाश एक बार फिर तीरों से भर गया था। हरामखोर! रूई ने मन ही मन गाली दी। इस बार वह नहीं भागा। आह्वान वृत्त के ऊपर का पोर्टल पहले से कहीं अधिक चौड़ा हो चुका था। स्थानिक विकृति और भी अधिक घनी हो गई थी और रूई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि किसी भी क्षण दूसरी ओर से कोई प्रकट हो सकता है। यदि अब इस अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न हुई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। बिना किसी झिझक के रूई ने अपने वस्त्रों में हाथ डाला। उसकी उंगलियां एक छोटी सी वस्तु पर कस गईं। यह एक चिकने खोल जैसा दिखता था, हल्के चांदी के रंग का, हथेली से बड़ा नहीं। इसकी सतह पर बेहद बारीक जादुई आकृतियां बनी हुई थीं जो सक्रिय न होने पर भी हल्की हल्की चमकती थीं। रूई के चेहरे पर थोड़ी सी भावहीनता आई जब उसने उसे बाहर निकाला। यहाँ तक कि उनके लिए भी इस अनमोल खजाने का उपयोग करना कष्टदायक था। लेकिन संकोच करने का समय नहीं था। ये वाकई फायदेमंद होना चाहिए, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके पिता उसे पसंद करेंगे। उसके हाथ से ऊर्जा निकलकर शंख में प्रवाहित हो गई। जैसे ही कलाकृति सक्रिय हुई, उसकी सतह पर बने प्रतीक जीवंत हो उठे। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर बाहर की ओर फूट पड़ी। अगले ही पल अनुष्ठान स्थल के ऊपर आकाश में एक पारदर्शी आवरण एक विशाल गुंबद की तरह फैल गया। जैसे ही तीर नीचे गिरने लगे, बूम! पहला तीर अवरोध पर जा लगा। टक्कर का असर बाहर की ओर एक विस्फोट के रूप में दिखाई दिया जिससे इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि आसपास के खंडहर धराशायी हो गए, लेकिन ढाल में केवल हल्की सी लहर आई। फिर बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। बूम बूम बूम! तीरों की वर्षा के रक्षात्मक गुंबद से टकराने पर आकाश विस्फोटों से भर गया। रूई संरचना के केंद्र में खड़ा रहा। उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि अवरोध हमलों को अवशोषित कर रहा था। उसके हाथ में मौजूद शंख और भी अधिक चमकने लगा। ये खजाना सम्राट ने स्वयं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेंट किया था। एक रक्षात्मक कलाकृति जो 1 मिनट तक किसी शक्तिशाली प्राणी की पूरी शक्ति को रोकने में सक्षम है, उसके बाद वह निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। उस स्तर से नीचे के हमलों के खिलाफ खजाना लगभग असीमित प्रतीत होगा और अनंत ऊर्जा का भ्रम पैदा करेगा। उसके ऊपर एक के बाद एक तीर बैरियर से टकरा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पास नहीं हुआ। रूई ने सिकुड़ी हुई आंखों से बमबारी की ओर देखा। देखते हैं तुम इसे कब तक जारी रख सकते हो, उसने ठंडे स्वर में बुदबुदाया। उसके पीछे अस्थिर पोर्टल लगातार चौड़ा होता जा रहा था। आकाश में बहुत ऊपर माइकल, जिसने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए अपनी फेड अवस्था का उपयोग किया था, काले धुएं से ढका हुआ था और उसके चेहरे पर एक कुरूप भाव था। जागृत करने वाले का काम तमाम करने के बाद वह साम्राज्य की योजनाओं को विफल करने के लिए तुरंत यहाँ आ पहुंचा था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह समूह इतना लचीला होगा। नहीं, ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही द्वितीय श्रेणी के चारों परिचारकों के जीवन संकेत फीके पड़ने लगे, इसने उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया था। जमीन से काफी ऊपर से भी माइकल स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसी दौरान उन्हें एक निराशाजनक बात का भी एहसास हुआ। थोड़े समय के लिए जमीन पर बने सुरक्षात्मक गुंबद के खिलाफ वह कुछ भी नहीं कर सकता था, कम से कम 1 मिनट के भीतर तो नहीं। हालांकि ऐसा तभी होता था जब वह अकेले काम कर रहा होता था, और वह नहीं था। बिना सहायता के कोई भी कुशल जादूगर नहीं बन सकता था, और संयोग से उसके पास वह चीज प्रचुर मात्रा में थी। 861